जय हिंद साथियों। इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा बनना चाहने वाले मेरे युवाओं, इंडियन एयर फोर्स में एक्स और वाई ग्रुप के लिए जो रिक्रूटमेंट होता था, उस रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशंस बहुत जल्द ही जारी होने वाला है और 24 जून के इसके लिए फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो आपके सामने प्रश्न के रूप में खड़ी हुई है। मेरे प्यारे बच्चों, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, कौन व्यक्ति फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म भरने के लिए कब से कब तक की तारीख दी गई है, एग्ज़ामिनेशन कब होगी, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए क्या रहेगा और ऐसे स्टूडेंट जिनका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए क्या रहेगा, आज के इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन में देने वाला हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि ये जो एयरफोर्स के लिए स्कीम आई है, जी हाँ, ये अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर को भर्ती करने के लिए स्कीम आई है। इसमें अग्निवीर वायु के नाम से ही भर्ती किया जाएगा और इस एग्ज़ामिनेशन के लिए जो फॉर्म भरने का हमारा समय है, ये रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा वो 24 जून के दिन 10 बजे से प्रारंभ होकर के 5 जुलाई 2022 तक चलेगा। प्यारे बच्चों, इसमें महत्वपूर्ण बात जो देखने की है वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट लतीफ़ हो जाएं और आपका फॉर्म भरने से छूट जाए। तो ध्यान रखिएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है फॉर्म को फिलअप करना। तो फॉर्म फिलअप होना कब से स्टार्ट हो रहे हैं? फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं 24 जून 2022 से और फॉर्म एंड कब हो जाएंगे? फॉर्म एंड हो जाएंगे 5 जुलाई 2022। तो आपको 5 जुलाई का इंतज़ार नहीं करना है, आपको 24 जून को जैसे ही फॉर्म आते हैं उसके अगले 2 या 3 दिनों में फॉर्म फिलअप कर देना है। तो सबसे पहली बात कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 24 जून से। कब तक चलेगा? 5 जुलाई तक चलेगा। बहुत कम टाइम इसके अंदर है हमारे पास में, लगभग 10-11 दिन है। तो आपको वेट नहीं करना है एंड मोमेंट से पहले ही आपको समय से फॉर्म फिलअप कर देना है। अब फॉर्म फिलअप करते समय क्या क्या सावधानियां रखना है, क्या क्या बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि कई बार विद्यार्थियों के फॉर्म्स रिजेक्ट हो जाते हैं और जब रिजेक्ट हो जाते हैं तो पछतावा होता है कि काश मैं वो गलती नहीं करता। तो वो गलती जो आपको नहीं करना है, उस गलती को पहले से ही ध्यान से सुन लीजिए ताकि वो गलती आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय वो गलती आप ना करें। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या सर्टिफिकेट्स लगेंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें जो सर्टिफिकेट लगेंगे आपके क्लास 10th की मार्कशीट लगेगी, साथ में क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी। ये दोनों चीज़ें बहुत ही अनिवार्य है। ऐसे लोग जिन्होंने 12th नहीं किया है तो उनके डिप्लोमा या जो वोकेशनल कोर्स है उसकी मार्कशीट आपको वहाँ प्रस्तुत करना होगी। ठीक है, तो इन मार्कशीट्स के आधार पर ही आपके फॉर्म्स फिलअप होंगे। आपको इस बात को क्लेरिफाई कर लेना है। अब ये देखना होगा कि ऐसे बच्चे जिनकी अभी तक ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है वो क्या करेंगे, तो ये बाद का विषय है, क्योंकि कई सारे बच्चों का तो अभी रिजल्ट भी डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो आपके पास जो साधन आपके पास उपलब्ध है, उन साधनों के बेसिस पर आपको फॉर्म भरना है। अब आप देख रहे हैं बच्चों, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है वो पासपोर्ट साइज रीसेंट कलर फोटोग्राफ। तो देखिए, जैसे ही कहा जाता है कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो चाहिए तो आप पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो निकलाने पहुंच जाते हैं, पर इसमें एक शर्त दी हुई है पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो के साथ। वो शर्त क्या है समझ लीजिए बच्चों। पासपोर्ट साइज़ रीसेंट कलर फोटोग्राफ चाहिए और उस कलर फोटोग्राफ में क्या होना चाहिए देखना, द फोटोग्राफ इज़ टू बी टेकन विद कैंडिडेट होल्डिंग ए ब्लैक स्लेट। कैंडिडेट के हाथ में एक ब्लैक स्लेट होना चाहिए। इन फ्रंट ऑफ हिज चेस्ट, उसके सीने के सामने एक स्लेट रखी हुई हो और उस स्लेट पर उसका नाम लिखा हो। क्या लिखा हो स्लेट पर? उसका नाम लिखा हो और वो डेट लिखी होना चाहिए जिस डेट को फोटोग्राफ खींचा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नाम होना चाहिए, नाम के साथ डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए। डेट ऑफ फोटोग्राफ होना चाहिए बच्चों, ध्यान रखना। कई बार बच्चा क्या करता है, डेट ऑफ बर्थ उसमें लिखवा लेता है जबकि इसमें लिखा है एंड डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन। तो डेट ऑफ फोटोग्राफ आपकी उस पर लिखी हुई होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट शर्त होती है एयरफोर्स की, तो आपको ध्यान में ये दोनों बातें रखना है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कि इसमें जो है ऐसे बच्चे जिनका एज जो है वो 18 साल से कम का है, उनको अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर भी लगेंगे। कई बार बच्चे गलत फहमी में रह करके सिग्नेचर प्रॉपर नहीं कराते, आपको प्रॉपर सिग्नेचर करवा करके ही फॉर्म फिलअप करना है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपको 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा। इन दोनों के साथ साथ आपको आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ खिंचवाना है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो है वो अप्रैल से पहले का नहीं होना चाहिए, ऐसा भी इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। अप्रैल 2022 के पहले का आपका फ़ोटोग्राफ नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस कितनी लगेगी? तो मेरे प्यारे बच्चों, एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो 250 रुपये है।
ये 250 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस है। इस एग्जामिनेशन फ़ीस को आप किसी माध्यम से भर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन या फिर चालान के माध्यम से भी हम एग्जामिनेशन फ़ीस को पे कर सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस के बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात, जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हैं तो आपको एक बात बहुत इम्पोर्टेंट है और उसको बड़ा ध्यान रखना है, वो है आपका ईमेल आईडी। आपके पास आपका एक वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और साथ में आपका मोबाइल नंबर। तो देखिए, मोबाइल तो सभी के पास है, पर जनरली बच्चे कई बार गलतफहमी में ईमेल आईडी जिसका उपयोग कर रहे होते हैं, कई बार उस ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर ईमेल आईडी ही भूल जाते हैं कि मैंने ईमेल आईडी कौन सा डाला था। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इंडियन एयर फोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो जिस ईमेल आईडी का आप उपयोग कर रहे हैं वो ईमेल आईडी आपके पास कहीं ना कहीं नोट की हो और उसका पासवर्ड आपको अच्छे से याद हो। ठीक है, पासवर्ड कुछ ऐसा बनाया जा सकता है जिसको आप आसानी से याद भी कर सके अगर आप भूल जाए तो। वैसे भूलने की बात नहीं है, तो आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों व्यवस्थित तरीके से रखना है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के बाद जो एडमिट कार्ड आता है वो ईमेल आईडी पर ही आता है। फर्स्ट फेज क्लियर होने के बाद सेकंड फेज का जो कॉल लेटर आता है वो भी ईमेल आईडी पर ही आता है। इस हिसाब से ईमेल आईडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है जिसका आपके पास होना जरूरी है। कैंडिडेट शुड हैव आधार नंबर इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में आधार नंबर भी डालना पड़ेगा, यानी कि आपके पास आधार कार्ड भी होना चाहिए। कुछ राज्यों जम्मू कश्मीर, असम और मेघालय के स्टूडेंट्स को इससे छूट दी गई है। इन तीनों राज्यों में अगर बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो भी काम चल जाएगा। अब आगे इसमें नॉर्मल इन्फॉर्मेशंस दी है कि क्या करना है, कैसे करना है। अब आगे देखो बेटा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन बच्चा एग्ज़ाम दे सकता है, कौन बच्चा रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो सबसे पहले तो एक चिंता की बात होती है कि मेरी उम्र जो है क्या वो एयरफोर्स के स्लॉट में फिक्स आ रही है। अगर आपकी उम्र एयरफोर्स के स्लॉट में आ रही तो आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो डेट ऑफ बर्थ बढ़ा करके दिया है तो बहुत लगभग 6 ईयर्स की रेंज यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ का जो ब्लॉक है बच्चों, ऐसा विद्यार्थी जो 29 दिसंबर 1999 और 29 जून 2005 के बीच जन्म हुआ है। देखिए बेटा, ये दोनों तारीखें इसमें शामिल है। आप ऐसे ही जोड़ घटाव मत करना कि मैं 17.5 का हुआ हूँ, 17.5 का हो जाऊंगा, 21 का हुआ हूँ, 23 का हो जाऊंगा, जो भी कुछ है। आपको ध्यान ये देना है कि आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से इस ब्लॉक को मैच कर लेना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ या तो इस तारीख में से कोई एक तारीख है या फिर इसके बीच की कोई तारीख है तो आप एयरफोर्स का फॉर्म भरने के लिए योग्य हैं, एलिजिबल है। आप उस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद बच्चों आता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि क्या योग्यता होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाती है, जब नोटिफिकेशन आता है, हर कोई उस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ता नहीं है और सिर्फ ऐसा माना जाता है कि एयरफोर्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं या एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए पीसीएम होना कंपलसरी है, जबकि ऐसा नहीं है। पीसीएम अगर होगा तो आप एक्स ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे और अगर आपके पास पीसीएम नहीं होगा तो आप वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल होंगे। तो कोई भी स्ट्रीम का बच्चा हो वो इंडियन एयरफोर्स के लिए फॉर्म भर सकता है। आप देखेंगे साइंस सब्जेक्ट, तो बच्चों साइंस सब्जेक्ट में साइंस मानते किसको हैं? साइंस सब्जेक्ट में साइंस मानते पीसीएम को। ध्यान रखिएगा कि साइंस सब्जेक्ट किसको माना गया है? ऐसा कैंडिडेट जिसने इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 किया है मैथमेटिक्स और फिजिक्स के साथ, है ना। और मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ इंग्लिश होना कंपलसरी है। इंग्लिश इनकी मेन डिमांड रहती है और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश के साथ में आपने 12th किया हो या 12th के बराबर डिग्री किया हो और ओवरऑल परसेंटेज आपका 50 रहा हो। देख लीजिए 50% सिर्फ जिस बच्चे का 12th में है वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। पीसीएम के साथ जिसका 50 आया है वो भी फॉर्म भर सकता है। दूसरा, इंग्लिश में भी 50 मार्क्स होना जरूरी है। सबसे बड़ा बार यहाँ पर है, आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल 50 होना चाहिए और इंग्लिश में भी मार्क्स जो है आपके 50 होना चाहिए। तो ये दो आपके क्राइटेरिया है 12th के एग्जामिनेशन के। अगर 12th में मैथ फिजिक्स नहीं है और अगर आपने कोई 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है इंजीनियरिंग का तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और इसी तरह से अगर आपने 2 इयर्स का वोकेशनल डिग्री कोर्स किया है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप नोटिफिकेशन को आसानी से पढ़ सकते हैं। ऐसे बच्चे जिनका साइंस के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है, बच्चों साइंस के अलावा दूसरा सब्जेक्ट मतलब जिनके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स नहीं है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंग्लिश नहीं है, तो उन बच्चों के लिए क्या होगा? ऐसे बच्चे 10+2 यानी कि वही 12 पास, इंटरमीडिएट पास किया हो किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी सेंट्रल या फिर स्टेट के बोर्ड से, जिस भी सब्जेक्ट के साथ आपने 12th किया है उसमें आपका टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए
और इंग्लिश में भी आपका 50% होना चाहिए। जनरली ये जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट्स हैं इनको वाई ग्रुप के लिए कंसिडर किया जाता है और हर बार एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दोनों की बहुत अच्छे से भर्ती होती है। इस बार से शायद ग्रुप का नाम ये चेंज कर रहे हैं और इन्होंने अग्निवीर वायु नाम दिया है। आगे और भी क्लेरिफाई होगा कि किस प्रकार ये टेक्निकल और नॉन टेक्निकल को डेफिनेशन देते हैं। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट आता है आपका हाइट और वेट। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है, इसमें हाइट जो चाहिए, कभी कभी बच्चे को लगता है मेरी हाइट कम है, मेरा होगा या नहीं होगा। तो बच्चों आप देखो, हाइट जो है सिर्फ चाहिए 152 सेंटीमीटर, सामान्यतः अधिकांश बच्चों की हाइट होती है। और चेस्ट जो है, चेस्ट का साइज कितना भी हो, बस फुलाने पर वो 5 सेंटीमीटर फूल जाना चाहिए। ये आपके चेस्ट का मेजरमेंट है। अब आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से, अब देखिए ये लीकर का कंजम्पशन ना करता हो, बॉडी पे टैटू की एक पॉलिसी है, वो थोड़ा सा हम देख लेंगे बाद में, एक वीडियो अलग से लेकर के मैं आऊँगा। अग्निवीर वायु के लिए एम्प्लॉयमेंट ये 4 ईयर्स के लिए होगा, ये सब आपको पता है। अभी तो बात हो रही कि फॉर्म भरने की, फॉर्म कैसे भरें। यस, अब देखो ये अब मेन आपके लिए एग्जामिनेशन स्कीम, कि आपकी जो एग्जामिनेशन होगी उसका सीक्वेंस क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, जो एग्ज़ाम आपकी होने वाली है उसमें पहला जो है वो फर्स्ट फेज होगा और फेज 1 जो होगा उसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा। इस ऑनलाइन टेस्ट में साइंस सब्जेक्ट वाले जो बच्चे हैं, बच्चों इसकी तारीख ऑलरेडी दी जा चुकी है। ऑनलाइन टेस्ट जो है 24 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि 24 जुलाई। अब वो देखा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, क्या एक ही दिन में एग्जाम करा पा रहे हैं कि 1 से 2 दिन एग्जाम ले रहे हैं। आप देखिए फेज 1 में ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऐसे बच्चे जिनका साइंस सब्जेक्ट है, साइंस सब्जेक्ट वाले बच्चों के लिए 60 मिनट का ये टेस्ट होगा और इन 60 मिनट्स में आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहले जो एग्जामिनेशन होता था उसमें 70 क्वेश्चंस पूछे जाते थे, 20 इंग्लिश होता था, 25 फिजिक्स होता था, 25 मैथमेटिक्स होता था। यहाँ एक शर्त लगा दी गई है, उस शर्त में आपको बाद में समझाऊंगा, पहले आप देख लो। साइंस सब्जेक्ट के लिए सिर्फ फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश आ रहा है। ऐसे लोग जो अदर देन साइंस है, अदर देन साइंस यानी कि जिनके पास फिजिक्स मैथ्स नहीं है, चाहे वो बायोलॉजी हो, कॉमर्स हो या फिर आर्ट्स हो, एग्रीकल्चर भी हो सकता है, इन बच्चों के लिए जो टेस्ट होगा वो 45 मिनट्स का होगा, 45 मिनट का टेस्ट होगा। इसमें 2 ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो है आपका इंग्लिश, और इंग्लिश के साथ साथ दूसरा जो पार्ट है आपका रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसको रागा कहा जाता है। तो आप करंट अफेयर्स की जो नॉर्मल मैगजीन है उस मैगजीन को लेकर के आसानी से इस जनरल अवेयरनेस के पार्ट को कर सकते हैं। इंग्लिश और इस रीजनिंग के लिए आप किसी टीचर की आसानी से मदद ले सकते हैं। फोर्ट डिफेंस एकेडमी पर भी क्लासेस चल रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको आना है तो आप आ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका साइंस बैकग्राउंड है और दोनों परीक्षाएं देना चाहते हैं तो उनके लिए वो दोनों फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ऐसे स्टूडेंट जिनका साइंस है और वो साइंस और अदर देन साइंस दोनों ऑप्शन चूज करते हैं तो उनके लिए जो पेपर होगा वो 85 मिनट्स का होगा। इस 85 मिनट्स में आप देखोगे कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स वही साइंस वाला आना है और साथ में रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस भी आपको देना है। इंग्लिश दोनों की कॉमन होती है। बस ऐसे स्टूडेंट जो साइंस के साथ साथ दूसरा पार्ट भी देना चाहते हैं उनको रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस अलग से ऑप्ट करना होता है, तो उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा 25 मिनट्स दे दिए जाते हैं। बच्चों इसमें जो मार्किंग स्कीम है, कैसे मार्क्स दिए जाएंगे, किस प्रकार से आपकी मार्किंग होगी, तो आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाता है। अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, पर अगर आपका क्वेश्चन आपने जो सॉल्व किया है अगर उसको गलत किया है, नेगेटिवली अटेम्प्ट किया है, तो फिर आपको 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग वहाँ पर होगी। ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर के 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए तैयारी करके ही जाना है, तुक्के लगाने के लिए वहाँ पर अपने को नुकसान नहीं करना है, तुक्के नहीं लगाना है। अब आगे जो और प्रोसीजर होने वाला है, इसमें आगे जो बातें कही गई है कि आपको कैंडिडेट्स आर टू क्वालिफाई इन ईच पेपर सेपरेटली इन साइंस एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स। आपको हर एक पेपर में क्वालिफाई होना है, यानी कि आपका मैथ्स, फिजिक्स, इंग्लिश तीनों सेपरेट पास होना चाहिए, और अगर आप अदर देन साइंस है तो आपका इंग्लिश और रागा दोनों सेपरेट पास होना चाहिए। इसमें कट ऑफ आता है, कई बार 5 नंबर आता है, कई बार 7 नंबर, कई बार 10 नंबर। तो ये बहुत टफ टास्क नहीं होता है। किस सब्जेक्ट का पासिंग कट ऑफ कितना होगा ये पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर डिपेंड करता है। आपको उस हिसाब से प्रिपरेशन करना है, यानी कि पूरी जान लगा करके प्रिपरेशन करना है इस 1 महीने के लिए, क्योंकि हमारे पास 1 महीने का ही समय है। बच्चों जब आपका फेज 1 होगा, फेज 1 का थोड़े ही दिन में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा फेज 2,
और ये फेज 2 के लिए आपके पास वापस से सेपरेट कॉल लेटर्स आएंगे। ये फेज 2 में क्या होता है ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा। इस वीडियो में हमने बात की है कि फॉर्म कब से भरे जाएंगे, फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आवश्यक है, परीक्षा कब होगी और परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसको जरूर पहुंचा दीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।